नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो आपको पता होगा कि जैसे अपन ने लास्ट वीडियो में सीयू-सीईटी जो कि अभी सीयूईटी बन चुका है कि पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लीनियर अलजेब्रा का फर्स्ट पार्ट सोल्व करा था। उसमें अपन ने 6 क्वेश्चन सोल्व करे थे। आज अपन 5 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो कि लीनियर अलजेब्रा के सिस्टम ऑफ इक्वेशन, डायमेंशन, लीनियरली इंडिपेंडेंस, डिपेंडेंस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड है। वो 6 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन अगर कोई भी डाउट होता है तो आप टेलीग्राम के सर्च बार में @exponential mathematics या @exponential mathematics 2531 कर पे सर्च करेंगे तो अपने ग्रुप और चैनल पे पहुंच जाएंगे। वहाँ पे अपने डाउट को डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने 6 देखे थे। 7वां क्वेश्चन ये है कि लेट ए इक्वल्स टू 205 1 2 3 -1 5 1 एक मैट्रिक्स दे रखी है जो कि 3x3 की है। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्यूब द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए एक्स इक्वल्स टू वाई हैज ए सॉल्यूशन। कि इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा, वो वाई क्यू किस वैल्यू के लिए होगा? ओनली फॉर वाई सच काइंड ऑफ वाई एक्स 0 0 यानी कि दो टर्म 0 आएंगी इस वेक्टर के लिए होगा। फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर क्यूब ओनली फॉर वाई 0 वाई जेड फॉर वाई जेड बिलोंग्स टू आर और ओनली फॉर वाई सच दैट 0 वाई 0। किस प्रकार के वाई के लिए एक्स इक्वल टू वाई के पास सॉल्यूशन होगा? तो पहली बात मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आपको पता होगा, आपने पढ़ा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी हैज ए सॉल्यूशन। हैज ए सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ क्या होता है कि रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाता है? रैंक ऑफ ए कोलन बी। अगर ये बराबर हो जाती है तो अपन बोलते हैं सिस्टम के पास सॉल्यूशन होगा। और ये इक्वल्स टू एन होता है तो अपन बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन होता है फॉर ऑल बी के लिए। और ये अगर लेस देन हो जाता है तो अपन बोलते हैं इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन हो जाते हैं। और अगर ये इक्वल टू नहीं होता है तो अपन बोलते हैं नो सॉल्यूशन होता है। तो ये तो क्या बेसिक फंड है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए कोलन बी सॉरी, रैंक ऑफ ए कोलन बी। तभी क्या होगा, इस सिस्टम के पास सॉल्यूशन होगा। और अगर ये इक्वल ही नहीं है तो सॉल्यूशन होगा नहीं। अगर ये इक्वल है और लेस देन एन है तो इनफाइनेटली मेनी, और ये इक्वल टू एन है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब अपना क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है और एक्स इक्वल टू वाई की वैल्यू पूछे। पहली बात तो ये मैट्रिक्स ए ही डिसाइड करेगा सब कुछ। तो मैट्रिक्स ये दे रखी है 205 1 2 3 -1 5 1 यानी कि 205 1 2 3 और माइनस का 1 5 1। आप ये देखें कि ये जो मैट्रिक्स है ए, मैं से बोल रहा हूँ कि रैंक ऑफ ए है ना 3 है ये। ठीक है, 3 है। कैसे 3 है चेक कर लो। विच इज इक्वल टू 205 और इसको अपन 2 से डिवाइड करके घटाएंगे तो 0 2 2 से डिवाइड करके घटाएंगे तो 3 माइनस का 5/2 यानी कि 1/2। और इसको आप 2 से डिवाइड करके जोड़ देंगे तो 0 2 5 और 2 से डिवाइड करके जोड़ेंगे तो 5/2 + 1 यानी कि 7/2। ठीक है, और आगे वाले लिखेंगे तो विच इज इक्वल टू 205 0 2 1/2 और इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करके घटा दो तो 0 0 ये वाली टर्म भी क्या आएगी? नॉन जीरो आएगी। इसका मतलब रैंक ऑफ ए क्या आ गया? 3 आ गया। अपन को चेक क्या करना है? रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए कोलन बी। और वहां पे अपने केस में क्या है? एक्स इक्वल टू वाई है तो वाई चेक करेंगे। सपोज दैट मैं वाई को देता हूँ वाई इक्वल टू एक्स वाई जेड टाइप का है। ठीक है, अब देखो रैंक ऑफ ए 3 है तो आप क्या लिखो? ए कोलन बी लिखो। ए कोलन बी बोलने का मतलब वही था 205 1 2 3 माइनस का 1 5 1 ए हो गया। कोलन बी करेंगे तो इसको अपन लिख देते हैं एक्स वाई जेड। अब आप जो ऑपरेशन इस पे लगा रहे हो वो इस पे लगा रहे हो, इस पे भी लगाओ। बट ये क्या है? ए कोलन वाई है अपना। तो इसकी रैंक क्या आएगी? आपने देखा कि ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स फुल रैंक मैट्रिक्स है। तो इसको अपन डायगोनलाइज फॉर्म में कर दे या डायगोनल इसके जो लिखेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के, तो अपन लिखा कि ये 205 0 2 समथिंग नॉन जीरो 0 0 समथिंग नॉन जीरो एंट्री। और ये सारे ऑपरेशन इन एक्स वाई जेड पे लगाएंगे तो ये भले 0 0 क्यों ना बन जाए। सपोज दैट ये 0 0 बने या कुछ भी बने, या ऐसे बोल सकता हूँ मैं ये एक्स एक्स डैश बन जाएगा, वाई डैश बन जाएगा, जेड डैश बन जाएगा। और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इस मैट्रिक्स की जो रैंक है, रैंक ऑफ ए कोलन बी क्या रहने वाली है? हमेशा 3 रहने वाली है ना। क्यों? क्योंकि ये वाली एंट्री तो हमेशा ही नॉन जीरो रहेगी। ये वाली डायगोनल एंट्रीज की नॉन जीरो है। किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में अपने देखा कि रो इक्लोन फॉर्म में हर मैट्रिक्स की इसकी डायगोनल एंट्री नॉन जीरो है तो इसकी रैंक फुल रैंक मैट्रिक्स आएगी। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स बनी अपनी 3x4 की बनी थी, इसकी रैंक क्या हो सकती है? 3 या 3 से छोटी होगी। बट इसकी रैंक तो 3 ही आ रही है। इसका मतलब अपन ने क्या प्रूफ कर दिया? रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए कोलन वाई और विच इज इक्वल्स टू 3। तो इस केस में इस इक्वेशन का क्या होगा? अपने पास जो गिवन इक्वेशन है ए एक्स इक्वल टू वाई हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, हैज ए यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल वाई। भले वाई आप कुछ भी ले लो, एक्स वाई जेड आपने चूज करी, इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि रैंक जो मैट्रिक्स ए दे रखी है वो फुल रैंक मैट्रिक्स है। n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, उसकी रैंक भी n है। 3x3 की मैट्रिक्स है, रैंक भी 3 है।
तो अब भले आप y कुछ भी चूज करो, यहाँ पे x y z के वैल्यू 0 0 भी पुट कर देंगे ना, 0 0 0 0 कुछ भी रख देंगे, तब भी इस मैट्रिक्स जो रैंक ऑफ a कोलन y है वो क्या रहने वाला है, 3 रहने वाला है। 3 क्यों रहने वाला है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है, 3 है, तो इसकी डायगोनल एंट्री नॉन जीरो आ रही है, तो ये 3 रैंक है इसकी मैट्रिक्स की, तो रैंक ऑफ a कोलन y भी 3 रहेगा। और अपन जानते हैं कि ax इक्वल्स टू y हैज ए सॉल्यूशन इफ रैंक ऑफ a इक्वल टू रैंक ऑफ a कोलन y। ये तो सिर्फ बता दें इसके पास सॉल्यूशन होंगे, अगर इक्वल टू आना जाए तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर लेस देन आना जाए तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और ये इक्वल ना आए तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस केस में y की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, इसके पास हमेशा एक सॉल्यूशन होगा जो कि यूनिक होगा। तो पूछा कि हैज ए सॉल्यूशन ओनली फॉर, नहीं कोई भी y हो सकता है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर क्यूब, हर y के लिए सॉल्यूशन होगा, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी 1 3 4 आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिए कि इसमें एक बार इसको नॉन जीरो रख दिया, इसको नॉन जीरो रख दिया, इसमें दोनों को नॉन जीरो रख दिया, तो 1 3 4 क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर क्यूब के लिए दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन। तो आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये था कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए कोलन वाई, ये इंपॉर्टेंट था, इसी के बेसिस पे सॉल्यूशन होता है। और अगर फुल रैंक मैट्रिक्स होती है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, और हमेशा सॉल्यूशन होगा भले वाई आप कुछ भी चूज करें। तो आई होप यू गेट इट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of the following is correct? As दे रखा है 1 0 0 0 -1 0 1 1 0 is a linearly independent set of vectors in R cube. This one is a linearly independent set of vectors in R cube. A subset of linearly dependent set of vectors is Li. A subset of Li of vectors is Li. अब देखो, पहला ऑप्शन बोलता है ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तीसरा बोलता है कि कोई आप लीनियरली डिपेंडेंट सेट का कोई सबसेट लेंगे तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट बनेगा। चौथा बोलता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का सबसेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो सबसे पहला आप देखो 1 0 0 0 -1 0 और 1 1 0। अब देखो मैं ऐसा दिखाता हूँ कि इसको अपन इन दो के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख देंगे और इसको इन दो के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख देंगे। आपको पता है कि अगर कोई सेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 है वो Li होता है अगर ये तीनों Li हो या एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में नहीं लिखे जा सके। अब अपने केस में क्या है 1 0 0 0 -1 0 और 1 1 0 है। तो आप ऐसे देखें ना 1 1 0 विच इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने 1 इंटू 1 0 0 0 और माइनस का 1 इंटू 0 -1 0। अब इन दोनों को करो तो ये क्या बनेगा 1 0 0 और ये बन जाएगा प्लस माइनस का 0 1 0। दोनों को ऐड करोगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था, माइनस माइनस का प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 1 0। इसका मतलब क्या हुआ, आपने इस सेट को इन दो के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिया। तो लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में तो अपन को नॉन जीरो टर्म कोफिशिएंट मिल गई, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलने का मतलब कोई किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में नहीं लिखा जाना चाहिए। या ऐसा बोल सकते हो कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाता है अगर C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 प्लस C3 अल्फा 3 इक्वल टू 0 होना चाहिए, जहाँ पे Ci इक्वल टू 0 आ जाए फॉर ऑल आई, यानी कि C1 C2 C3 0 आ जाए। और लीनियरली डिपेंडेंट बोलते हैं अगर एक भी एटलीस्ट 1 Ci नॉट इक्वल टू 0, एटलीस्ट 1 Ci नॉट इक्वल टू 0 तब। अब देखो, अब आप इस केस में C1 C2 C3 की वैल्यू, आप C1 की वैल्यू 1 ले लो, C2 की वैल्यू आप -1 ले लो, C3 की वैल्यू 1 -1 ले लो, तो ये सेट क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। जबकि सारे कोफिशिएंट कैसे हैं नॉन जीरो है फिर भी 0 बन रहा है, इसका मतलब गिवन सेट कैसा है लीनियरली डिपेंडेंट है। और इस केस में क्या कर सकते हो, इसमें आप लिखो 1 1 0 विच इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 0 0 प्लस 1/2 इंटू 0 2 0। अब देखो ये 2 से 2 1 आ जाएगा और वापस ऐड हो गया ये बन जाएगा। तो इसका मतलब इसको भी अपन इन दो के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में ले सकते हैं। तो ये सेट भी लीनियरली डिपेंडेंट है, ये सेट भी लीनियरली डिपेंडेंट है। तो पहले दो ऑप्शन तो गए काम से। थर्ड ऑप्शन बोलता है ए सबसेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इज, यानी कि कोई लीनियरली डिपेंडेंट सेट है और उसका सबसेट लेंगे तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो जरूरी नहीं है वो Li हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब नहीं हो सकता इसका एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, आप इसी से बना सकते हैं। जैसे मानो सपोज दैट अपने को क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है 1 0 0, दूसरा दे रखा है 0 -1 0। अब आप तीसरा ले लो, क्या आप तीसरा ले लो 0 -2 0 0 ले लो। अब ये सेट आप ऐसे बोल सकते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है क्योंकि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के मल्टीपल हैं, डिपेंडेंट है। मैं इसका सबसेट लेता हूँ, सबसेट में मैंने क्या ले लिया 0 -1 0 ले लिया और 0 -2 0 ले लिया। अब ये सेट तो अभी भी लीनियरली डिपेंडेंट है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं, यानी कि इसको अगर अल्फा 1 बोलते हो, इसको अगर अल्फा 2 बोलते हो, इसको अल्फा 2 बोलते हो और उसको अल्फा 3 बोलते हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो अल्फा 3 बराबर 2 अल्फा 1 2 अल्फा 2, यानी इसका दुगुना ही तो है ये, तो लीनियरली डिपेंडेंट है। और सबसेट में ये दोनों ले लेता हूँ, जैसे मान लो 1 0 0 और 0 -1 0, तो ये वाला जो सेट है वो कैसा है लीनियरली इंडिपेंडेंट है,
यानी ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट था, मैंने इसका एक सबसेट तो लीनियरली इंडिपेंडेंट बना दिया और एक डिपेंडेंट बना दिया। इसका मतलब लीनियरली डिपेंडेंट सेट का सबसेट लीनियरली डिपेंडेंट भी हो सकता है और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो Li होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। बचा कौन सा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इसको आप एज ए डायरेक्ट रिजल्ट भी याद कर सकते हैं और इसका अपन प्रूफ भी देख लेते हैं कि सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब देखो कैसे देखते हैं इसका प्रूफ। पहले आप ऐसे मानो, इसके लिए दो रिजल्ट यूज करने पड़ेंगे। पहला रिजल्ट ये है कि सुपरसेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट, यानी कोई सेट है उसका सुपर सेट लेंगे तो वो लीनियर डिपेंडेंट हो। जैसे मान लो मैं एक टी ले लेता हूँ, एक टी मैंने डिफाइन कर दिया अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m, ठीक है। और एस में क्या ले रहा हूँ, उसका सुपर सेट ले रहा हूँ, इसमें कुछ और ऐड करना पड़ेगा। तो एस मैंने ले लिया अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m और मैंने जोड़ दिया इसमें बीटा 1 बीटा 2 और बीटा n जोड़ दिए। अब ये सेट में मान लेता हूँ कि टी इज एल डी, यानी कि अब मैं दिखाऊंगा अपन शो कर देंगे कि एस बी एल डी है, टी एल डी है लीनियरली डिपेंडेंट। इसका मतलब क्या होगा? C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 प्लस CM अल्फा m इक्वल टू 0 करने पे देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन CI क्या होगा? नॉन जीरो होगा। मैं मान लेता हूँ कि एक CI है वो नॉन जीरो है। तो जब एक CI नॉन जीरो है इसमें से, अब आप साथ में ये भी जोड़ देते हो, ठीक है, एक CI नॉन जीरो है, ये तो किसकी कंडीशन होगी? टी लीनियरली डिपेंडेंट। अब एस की बात करेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे अपन? C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 प्लस CM अल्फा m प्लस CM प्लस 1 बीटा 1 प्लस CM प्लस 2 बीटा 2 प्लस। अब आगे वाले कोफिशिएंट कुछ भी जीरो हो या नॉन जीरो, बट इसी में से आपको एक नॉन जीरो मिल रहा है क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट है, तो इसी में से आपको कोई एक लीनियर डिपेंडेंट मिल रहा है। इसका मतलब ये सेट भी कैसा होगा? लीनियरली डिपेंडेंट होगा। इसका मतलब सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। अब इसकी मदद से अपन क्या कर देंगे, इसको दिखा देंगे फोर्थ वाले को। देखो फोर्थ वाला बोलता है क्या कि सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। अब आप ऐसे मानो कि, इसको मिटाता हूं पहले, कि कोई सेट ले लो एस और एक ले लो टी। आप बोलो कि सबसेट है, अगर मान लो सबसेट लीनियरली डिपेंडेंट हुआ तो सुपरसेट क्या होगा? लीनियर डिपेंडेंट होगा, तो वो तो कंट्राडिक्ट कर देगा ना। मेरे कहने का मतलब ये है, एक सेकंड रुक जाओ बस। देखो आई मीन टू से दैट अगर एस एल आई है, एल आई लेट टी बी सबसेट ऑफ एस, ठीक है। अब अपन मान लेते हैं कि टी सबसेट है, एस लीनियरली इंडिपेंडेंट, अपन को दिखाना है कि टी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल टी इज लीनियरली डिपेंडेंट। टी लीनियरली डिपेंडेंट है और इसमें बड़ा कौन सा है? टी कंटेन्ड इन एस है, एस बड़ा है। तो टी अगर एल डी है, अपन ने अभी क्या रिजल्ट बोला है कि सुपर सेट ऑफ एल डी सेट इज एल डी, यानी अगर कोई सेट टी अगर एल डी है उससे बड़ा सेट लेंगे, ये अगर एल डी है तो ये भी एल डी होगा। जैसे अपने दिखाना अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो ये भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? टी छोटा है, टी एल डी है, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? एस इज आल्सो एल डी, एस इज आल्सो एल डी। बट अपना एस तो कैसा है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब अपना ये मानना कि टी लीनियरली डिपेंडेंट है गलत हो जाएगा। सबसेट ऑफ ए एल आई सेट इज, सबसेट ऑफ एल आई सेट इज अगेन एल आई, यानी कि सबसेट ऑफ एल आई क्या हो जाएगा? एल आई होगा। पर एल डी का सबसेट एल आई भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। थर्ड और फोर्थ में इतना ही ध्यान रखना आपको, सबसेट ऑफ एल आई सेट इज एल आई और सबसेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट कैन बी एल आई और कैन बी एल डी, दोनों ही हो सकते हैं। लीनियर इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और डिपेंडेंट भी हो सकता है, पर इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसके लिए अपन ने किस चीज का यूज करा कि सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट तो लीनियरली डिपेंडेंट होता है और सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बस सिंपल सिंपल चीजें पूछता है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था देखो, कि आप कैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट से सबसेट बनाते हैं, कैसे सुपर सेट बनाते हैं, कैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट रख पाते हैं या नहीं रख पाते। तो बेसिक चीजें पूछता है, इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं पूछता, वो सिंपल चीजें पूछ लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n विथ रियल एंट्री एंड ट्रेस इक्वल टू 0, यानी कि n क्रॉस n की मैट्रिक्स बनानी है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए और ट्रेस इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे मान लो आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगोनल के ऊपर वाली मैट्रिक्स होती है, एंट्री होती है, वही नीचे वाली होती है, तो आपको ये वाली एंट्री चूज करनी है, ये वाली एंट्री चूज करनी है। तो ये कितनी चूज करी जाएगी? तो आपको पता होगा कि डायगोनल में कितनी एंट्री होती है? n होती है। इसके जो ऊपर वाले जो रो होती है, ये जो सब डायगोनल होता है, इसमें n-1 एंट्री होती है। इसके ऊपर डायगोनल में n-2 होती हैं। सबसे यहाँ पे एंट्री क्या जाएगी बना, यानी कहने का मतलब अगर मैं 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनाऊँ तो मुझे ए बी सी डी ई और सॉरी ए बी सी डी
ई और एफ। यहाँ पे एंट्री क्या आएगी और यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, यहाँ पे क्या आएगी, क्योंकि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो यहाँ पे भी बी आएगा, यहाँ पे सी आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, ई आएगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो जो एंट्री ऊपर वाली ये है वो इधर रिपीट हो जाएगी। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ यही एंट्री चूज करनी पड़ रही है, यानी कि अगर 3x3 के तो मुझे कितनी एंट्री चूज करनी पड़ रही है, 6 चूज करनी पड़ रही है। और इसने ऐसा भी बोल दिया कि ट्रेस 0 है, ट्रेस इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस डी प्लस एफ इक्वल टू 0। तो इसी में से भी अगर मैं कोई 2 चूज कर लेता हूँ तो एक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे चूज करनी पड़ी 3, इसमें कितनी करनी पड़ी मुझे 2, इसमें कितनी करनी पड़ी 1, और मैंने सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, 3 3 6 आ गया। और अब एक और कम करनी पड़ रही है, वो कौन सी, इस वजह से। तो आप देखो n क्रॉस n की बनाएंगे तो इस वाली डायगोनल की n एंट्री, इसके ऊपर वाले की n-1, इसके ऊपर वाले की n-2, और ऐसे करते जाएंगे, लास्ट में 1 आ जाएगा। यानी 1 से लेके n तक तो ऐड करना है, तो 1 से लेके n तक ऐड करने का मतलब क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। अब ट्रेस 0 है तो एक एंट्री यहाँ से कम हो जाएगी, तो उसको माइनस घटा दो, तो डायमेंशन क्या बन जाएगी, n इंटू n प्लस 1/2 माइनस का 1। कितनी एंट्री आप लीनियर इंडिपेंडेंट, अब देखो नीचे वाली चूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक है, तो यही एंट्री यहाँ पे आ जाएंगी। इसका मतलब इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, n इंटू n प्लस 1/2 माइनस का 1, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है, इसको आप याद भी कर सकते हैं। अब अमूमन अपन ऐसा ही पढ़ते हैं, ट्रेस इक्वल टू 0 नहीं करते, जब ट्रेस इक्वल टू 0 जाएगा तो एक एंट्री कम हो जाएगी, इसलिए इसने से को सब कुछ बता भी रखा है कि एक कम होगा तो प्लस वाले तो वैसे ही चले जाएंगे, और n इंटू n प्लस 1/2 होता है, n इंटू n प्लस 1/2 नहीं होता है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक बोल देता ना तो अपन इसको यूज कर लेते, क्योंकि उस केस में एक और एंट्री कम, जो डायगोनल एंट्री है वो 0 हो जाती, तब n इंटू n माइनस का 1/2 कर लेते। पर यहाँ पे सिमेट्रिक बोला है तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे आप बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, ये भी CSIR नेट में 2017, 18, 19 में 2-3 बार पूछा जा सकता है, और ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस बेसिक लॉजिक आपको पता होगा तो आप इसको फटाक से कर देंगे। कि सपोज V इज ए फाइनाइट डायमेंशनल नॉन जीरो वेक्टर स्पेस ओवर द कॉम्प्लेक्स फील्ड C एंड T फ्रॉम V to V is a linear transformation such that range of T equal to nullity of T, then which one of the following is correct। आपको पता है कि आपको ऐसे बोला गया है कि एक जो सपोज V इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस over the complex field and T from V to V linear transformation such that range of T equal to null space of T। तो पूछा कि कौन सा करेक्ट है, तो डायमेंशन ऑफ V मे बी 7, डायमेंशन ऑफ V मे बी 9, डायमेंशन ऑफ V मे बी 11 और डायमेंशन ऑफ V मे बी 6। अब यहाँ पे देखो इसने नॉन जीरो वेक्टर ओवर कॉम्प्लेक्स फील्ड दे दिया, फील्ड कैसा दे दिया, कॉम्प्लेक्स फील्ड दे रखा है, और V कैसा है, फाइनाइट डायमेंशन है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक सिंपल चीज़ जानते हैं कि कोई भी अगर T है, अगर V से V पे है तो अपन क्या लिखते हैं, रैंक ऑफ T प्लस नल्टी ऑफ T इक्वल टू n, और ये n इस V की डायमेंशन होती है, ठीक है, ऐसा अपन लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, रेंज T और नल्टी ऑफ T बराबर है, यानी कि और पहली बात तो रैंक क्या होता है, डायमेंशन ऑफ रेंज सेट, डायमेंशन ऑफ रेंज सेट, और नल्टी क्या होती है, डायमेंशन ऑफ नल सेट, डायमेंशन ऑफ नल सेट, नल स्पेस बोल सकता हूँ मैं। ये तो क्या होता है, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, और ये होती है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, यानी कि नल स्पेस में कितने एलिमेंट है वो नल्टी को बताएगा, और रेंज स्पेस में कितने एलिमेंट है वो रैंक को बताएगा। यहाँ पे आपको क्या बोला कि रेंज ऑफ T और नल स्पेस बराबर है, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ दिस सेट एंड डायमेंशन ऑफ दिस सेट दोनों इक्वल है, इसका मतलब रैंक ऑफ T और नल्टी ऑफ T इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा, रैंक ऑफ T और नल्टी ऑफ T दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, 2 टाइम्स रैंक ऑफ T इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। इसका मतलब बोल सकता हूँ कि रैंक ऑफ T इक्वल टू क्या बनेगा, n/2 बनेगा, और जहाँ पे n क्या है, डायमेंशन ऑफ V है। अब मुझे एक बात बताओ, डायमेंशन ऑफ n की वजह से मैं 3 पुट कर दूँ सपोज, तो 3/2, तो क्या रैंक 3/2 आ सकती है कभी, रैंक तो हमेशा एक इंटीजर होती है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो 3/2 नहीं आ सकता। 5 लिख दूंगा तो 5/2 भी नहीं आएगा, 7 लिख दूंगा तो 7/2 भी नहीं आएगा, 9 लिख दूंगा तो 9/2 भी नहीं है। इसका मतलब रैंक ऑफ T क्या होगा, एक इंटीजर होगा, इसके लिए n को कैसा होना पड़ेगा, इवन नंबर होना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखो कि कौन कौन सा डायमेंशन हो सकती है, और n क्या था, डायमेंशन ऑफ V था, तो डायमेंशन ऑफ V मे बी 7 नहीं, मे बी 9 नहीं, 11 नहीं, 6 हो सकता है, और जरूरी नहीं 6 और 6 हो सकता है, तभी इसने लिखा ना द डायमेंशन ऑफ V मे बी 6। अब ये वाले तो अपने आप ही डिस्कार्ड हो गए, ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया, तो ये क्वेश्चन आप जरूर नोट डाउन करें। अब दिखने में बड़ा सिंपल है, पर आपको यहाँ पे इस चीज का यूज करना था कि रैंक ऑफ T प्लस नल्टी ऑफ T इक्वल टू n होता है। रैंक बोलने का मतलब होता है कि डायमेंशन ऑफ रेंज सेट, और नल स्पेस बोलने का मतलब होता है कि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, और इन दोनों को अपन क्या करते हैं कि दोनों को अपन यहाँ पे देखें, दोनों को सेम है, दोनों को इक्वल कर दिया, तो 2 टाइम्स रैंक ऑफ T इक्वल टू n आ गया, रैंक ऑफ T क्या आ गई, n/2,
और रैंक हमेशा एक इंटीजर होती है, इसलिए n को क्या होना पड़ेगा, इवन होना पड़ेगा। और यहीं से अपन बता सकते हैं कि 7, 9, 11, 6 में से कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है। और आपको ऐसे भी पूछ लेगा कि रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी क्या हो सकती है, रैंक ऑफ टी अकेला क्या हो सकता है, जैसे n/2 है तो यहाँ पे ऐसा भी लिखा सकता है कि रैंक ऑफ टी मे बी इक्वल टू 3, मे बी इक्वल टू 2, 5। तो ये आप चेक करेंगे n की वैल्यू पुट करके, ऑप्शन को चेंज भी कर सकता है। इसमें सिंपल ऑप्शन पूछे थे, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन इसका क्या करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 4m मतलब जो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट देखेंगे तो आप वो रिपीटेड कॉन्सेप्ट हैं, सिंपल से कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा सोचना है। इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है सीयूईटी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए कि आपको सिलेबस को पूरा थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये केले हैमिल्टन थ्योरम पे बेस्ड है। केले हैमिल्टन थ्योरम, केले हैमिल्टन थ्योरम ये बोलती है कि कोई भी मैट्रिक्स ए है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है। और अपन ए को जो ए इनवर्स निकालते हैं ना, ए इनवर्स कैन बी रिटन एज ऑर्डर ऑफ अप टू ए की पावर n-1। देखो ये 3x3 की है ना, तो आप ए इनवर्स को ए की ए स्क्वायर की फॉर्म के रूप में लिख सकते हो। तो तभी देखो सारे ऑप्शन में देखो ए स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हो। ये केले हैमिल्टन थ्योरम है, डायरेक्ट अपन इसका बिना यूज करे भी बता दूंगा मैं, पर ये जो थ्योरम है ना आपको पता होना चाहिए कि अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स होती है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं। आप नोट डाउन करते हैं इस चीज को कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल एंड एवरी, अगर इनवर्स कोई किसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए इनवर्स कैन बी रिटन एज पावर ऑफ ए अप टू n-1 वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इस चीज को आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे ए आप 3x3 की है तो ए को आप ए इनवर्स को ना ए स्क्वायर की फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं। अब किस फॉर्म में लिखेंगे वो भी पता लग जाएगा। इधर का 0, 0, 1, 2, 1, 1 और 1, 1, तो ये मैट्रिक्स है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी कि ए आपको दे रखा है 0, 0, 1, 2, 1, 1, 1। अब कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, a माइनस एक्स आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर देते हैं। इसमें से x घटाएंगे तो ये बनेगा माइनस का x 0, 1, 2, 1 माइनस एक्स 1, 1, 1, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। यानी कि माइनस का x इंटू इसको इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 1 प्लस 0 प्लस 1 इंटू करेंगे तो क्या बनेगा 2 माइनस का 1 माइनस एक्स, 2 माइनस 1 माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1 प्लस 1 इंटू 2 माइनस का 1 तो 1 प्लस एक्स आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये बन जाएगा माइनस का एक्स क्यूब और माइनस माइनस का प्लस 2x स्क्वायर और माइनस का एक्स, सॉरी यहाँ तो माइनस एक्स है ही नहीं, कुछ आएगा ही नहीं, तो एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। यानी कैसे बन गया माइनस का एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जो भी मैट्रिक्स ए थी वो इसको सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि हर मैट्रिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए क्या आ गया मेरे पास, माइनस का एक्स क्यूब आ गया प्लस 2x स्क्वायर आ गया प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। अब मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस का ऑफ ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इक्वल टू 0। और किसी भी मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल में अगर कांस्टेंट टर्म नॉन जीरो आती है, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उस मैट्रिक्स को अपन क्या बोलेंगे, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है और वही उसका किसको डिनोट करता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को डिनोट करता है। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 1 है। अगर आपको ऐसे डिटर्मिनेंट निकालना हो, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल पता हो, तो आप उसकी कांस्टेंट टर्म देख लो, वो इसको क्या डिनोट करता है, डिटर्मिनेंट को। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें भी, इसको ऐसे सोच के देखें, इस वाले एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग इसका एक्सपेंड करें तो 2 माइनस का 1, इसका 1 ही आ रहा है। तो ये वाली जो टर्म नॉन जीरो है, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट, क्योंकि कांस्टेंट टर्म नॉन जीरो है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो पूरी मैट्रिक्स को आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो माइनस का ए क्यूब इंटू ए इनवर्स प्लस 2a स्क्वायर इंटू ए इनवर्स प्लस ए इंटू ए इनवर्स प्लस ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या बन जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा प्लस 2a बचेगा, यहाँ से प्लस आई बचेगा प्लस ए इनवर्स। अपन को निकालना है ए इनवर्स, तो ये 0 को उधर ले जाओ, तो दिस इक्वल टू 0 है। दिस इंप्लाइज ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस का 2a माइनस का आई। तो देख लो यहाँ पे ए इनवर्स था, वो अपन ने बताया ना कि अगर ए का ऑर्डर कितना है, 3x3 का है, तो अपन ए कम ऑर्डर के पावर के रूप में लिख सकते हैं। तो ए इनवर्स कैन बी रिटन एज पावर ऑफ ए अप टू 2। तो देखो ए इनवर्स को लिख दिया अपन ने ए स्क्वायर माइनस का 2a माइनस ए, तो 2 ऑर्डर की पावर के रूप में लिखा जा सकता। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर माइनस का 2a माइनस का आई। तो ए स्क्वायर माइनस का 2a माइनस का आई, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। सिंपल क्या था,
सिर्फ ये पता लगाना था कि कोई भी मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है, तो अपने इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकाला। जैसे कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकाला, अपन को पता लग गया कि ये कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आ गया, मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगी तो ये वाली टर्म बनेगी, और इसमें कौन-सा टर्म नॉन जीरो है, नॉन जीरो तो मतलब ये इसका क्या डिटर्मिनेंट है, और किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है क्योंकि आइगन वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। कोई भी आइगन वैल्यू जीरो जाती है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है और मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होती है। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिया, और ए इनवर्स को वैसे भी अपन को पता चल गया कि केले हैमिल्टन थ्योरम ऐसे ही बोलती है कि उसको आप एक पावर कम के रूप में लिख सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे 4 ऑप्शन ऐसे होते, सपोज दैट कि पावर किसी में 3 दे रखी होती, किसी में 4 दे रखी होती, किसी में 5 दे रखी होती, सिर्फ एक ऑप्शन ही होता जिसमें पावर 2 दे रखी होती, तो आप बिना देखे उस 2 वाले को भी टिक कर सकते थे, क्योंकि हर मैट्रिक्स है वो अपने एक पावर कम के रूप में, इनवर्स के रूप में एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू ये आ गई। तो इसी के साथ CU/CET 2021 वाला जो पेपर था उसके लीनियर अलजेब्रा के टोटल 11 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप आपने कुछ अच्छे से लिखे होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप 1-2 दिन में पूछ सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में पूछिए, कैसे भी करके आप पूछ सकते हैं, अपने अपने डाउट को रखना नहीं है। सो थैंक यू।